हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा हम टर्म 1 का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टडी करेंगे वो है बेटा गवर्नमेंट बजट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो आइए गवर्नमेंट बजट के बारे में समझते हैं। टर्म 1 में जो सबसे पहला चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज गवर्नमेंट बजट। बच्चों, जैसे ही दिमाग में घंटी बजती है सर बजट क्या है, तो सर बजट का मतलब दिमाग में आते ही एक इमेज क्रिएट हो जाती है। सर बजट का मतलब होता है भाई हमारी खर्चे करने की कैपेसिटी, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, दैट इज बजट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट बजट एक ऐसा अकाउंट या फिर मैं इसको एक ऐसी स्टेटमेंट बोल सकता हूं जो रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम एंड गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर। देखो बच्चों, मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने कहा गवर्नमेंट बजट एक ऐसा अकाउंट या एक ऐसी स्टेटमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है कि एक फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कितना पैसा कमाने वाली है और कितना खर्चा करने वाली है। उसको रिकॉर्ड करने वाले अकाउंट को हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर। भाई साहब, एक साल में सरकार कितना पैसा कमाएगी और एक साल में सरकार कितना खर्चा करने का प्लान कर रही है, उसको रिकॉर्ड करने वाले अकाउंट गवर्नमेंट बजट कहलाता है। और एक बात याद रखना, ये फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर में बनता है जो बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। मतलब गवर्नमेंट बजट का सेंस सबको क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट बजट हमारी एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट चीज आती है सर, ये तो आपने बता दिया एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या है? तो सर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट बजट होता है जिसमें सरकार अपनी इनकम और खर्चों को दिखाती है, गवर्नमेंट बजट के मेन दो कंपोनेंट है। दो चीजों से मिलकर हमारा ये गवर्नमेंट बजट बना हुआ है बच्चों। एक होता है बजट रिसिप्ट, आपने सुना होगा बजट रिसिप्ट। एक होता है बच्चों बजट एक्सपेंडिचर। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये बजट रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या है? तो बेटा बजट रिसिट्स का मतलब होता है ऑल सोर्स ऑफ इनकम। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बजट रिसिट्स का मतलब है ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब सर सरकार जहां जहां से भी पैसा कमा सकती है, गवर्नमेंट की इनकम के जितने भी सोर्स हैं, अगर मैं सारी इनकम के सोर्सों को ऐड कर लेता हूं तो मुझे कंट्री का बजट रिसिट्स मिल जाएगा। बजट एक्सपेंडिचर का भी मतलब ऐसा ही है सर, ऑल सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार एक फाइनेंशियल ईयर में कहां कहां खर्च करने वाली है, उन सबके सोर्स को बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। बेटा ये जो बजट रिसिट्स होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। एक होता है रिवेन्यू रिसिट्स और दूसरा होता है बच्चों कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। और ऐसे ही हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको मैंने बजट एक्सपेंडिचर कहा, ये बजट एक्सपेंडिचर के बेटा दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने यहां आरई लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है सीई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बोल सकते हैं या कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट भी कह सकते हैं कि सर बजट के दो पार्ट्स होते हैं, बजट रिसिट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। देन बजट रिसिट्स के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। देन एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सवाल आता है सर आखिर रेवेन्यू रिसिट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? बहुत सारी चीजें यहां से 1 मार्क में क्वेश्चन आती हैं। तो आज की क्लास में मैं ये कंपोनेंट सारे कवर आपको करा दूंगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में। तो देखिए रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है बच्चों। मैंने अभी आपसे कहा रेवेन्यू रिसिट्स और दूसरी हमारी इनकम का सोर्स है, एक डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। एक होता है बेटा कैपिटल रिसिट्स
बच्चों रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो इनकम विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। मैंने बोला सर रेवेन्यू रिसिट्स गवर्नमेंट की उस इनकम को कहा जाता है जिसके आने से गवर्नमेंट की ना तो बेटा कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है, ना ही बेटा कोई एसेट्स कम होती है। ऐसी इनकम को हम लोग रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसिट्स का मतलब है बच्चों गवर्नमेंट की ऐसी इनकम विच आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी असेट्स, राइट। याद रखना बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। कैपिटल रिसिट्स विच आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी असेट्स। एक पॉइंट और समझिए, पॉइंट नंबर सेकंड, रेवेन्यू रिसिट्स सर रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर की है। रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर मतलब सर गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है जो बार बार मिलती है। बच्चों रेवेन्यू रिसिट सरकार को बार बार मिलती रहती है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स रेवेन्यू रिसिट्स होता है। बट सर जो कैपिटल रिसिट्स होती है वो इररेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। बार बार हमें ये पैसा नहीं मिलता, बल्कि सरकार को कभी कभार ये पैसा मिल जाता है। क्वेश्चन आता है सर रेवेन्यू रिसिट्स का कोई और कैरेक्टर भी है? बिल्कुल है सर। रेवेन्यू रिसिट्स में हम लोग फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा सर ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्या होता है? सर फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बच्चों कि भाई साहब हम क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए सरकार को मैंने टैक्स की फॉर्म में पैसा दिया, तो सरकार उस टैक्स के जो ले लिया, मैं टैक्स के प्रति जो मैंने पैसा दिया उसके क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने सर आपको पैसा दिया था, आप मुझे वो पैसा वापस कर दो, राइट। यानी कि बेटा जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की इनकम है और हम उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो कहां यूज हो रहा है कहां यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। बट जो कैपिटल रिसिट्स होती है इसमें बेटा फ्यूचर ऑब्लिगेशन का प्रोविजन है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का प्रोविजन होता है। क्वेश्चन आता है सर कैसे? मान लीजिए हमारी भारत सरकार ने अमेरिका से 2 करोड़ रुपए उधार ले लिया। हमारी भारत सरकार ने अमेरिका सरकार से 2 करोड़ रुपए उधार लिया। अगर हमारी गवर्नमेंट उनको पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं। भाई साहब अगर आपने किसी से बोरोविंग्स ली है तो आप इस पोजीशन पर होते हो कि आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके प्रति कोई केस या क्लेम करने का प्रोविजन रख सकता है। यानी कि कैपिटल रिसिट्स में फ्यूचर ऑब्लिगेशन का प्रोविजन होता है, बट रेवेन्यू रिसिट्स में फ्यूचर ऑब्लिगेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूं सर इसके एग्जांपल क्या है, तो सर इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो रेवेन्यू रिसिट्स का एग्जांपल होता है जैसे टैक्स रेवेन्यू, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। जैसे यहां पर मैं बोल देता हूं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन, ये सभी बेटा हमारी रेवेन्यू रिसिट्स हैं। और दोस्तों कैपिटल रिसिट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट बेटा जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बोरोविंग्स। अगर हमारी गवर्नमेंट ने उधार लिया तो भाई साहब पैसा आया, वो कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अपनी भाई साहब कोई एसेट्स बेच दी, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, बच्चों अगर एसेट्स को बेचकर पैसा कमाया तो यार पैसा तो आया मगर बेटा एसेट्स क्या हो गई? कम। देखो सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझनी। मैंने अभी आपको 4 पॉइंट मेजर बताए हैं रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स में। अगर कोई बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है तो आप रेवेन्यू और कैपिटल रिसिट्स के डिफरेंस को थोड़ी देर में ही समझ लोगे। पहला पॉइंट क्या बोला कि सर ये वो इनकम होती है जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता है ना ही बेटा एसेट्स को कोई कम करता है। बट सर कैपिटल रिसिट इसका उल्टा है, या तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा या क्या करेगा? एसेट्स करता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बोला कि जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है वो रेगुलर नेचर की है और ये जो है वो कैसी है? इरेगुलर। मतलब भाई साहब बार बार नहीं मिलता, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। इसके प्रति हम फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते और यहां पर फ्यूचर ऑब्लिगेशन का प्रोविजन होता है। देन एग्जांपल, तो हम लोगों ने अभी रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स के बारे में समझ लिया। कोई दिक्कत भाई? बाल को अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, दोस्तों अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर।
नेक्स्ट हमारा है, सर आपने बता दिया रिवेन्यू रिसिट्स। अब बात आती है रिवेन्यू रिसिट जो है उसके दो पार्ट है। रेवेन्यू रिसिट्स के दो मेजर पार्ट हैं। एक होता है बेटा टैक्स रेवेन्यू और एक होता है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैं एक एक चीज इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोगों के पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। 1-1 मार्क में छोटी छोटी बातों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज अगर आपको छोटे छोटे एलिमेंट क्लियर नहीं होंगे तो एमसीक्यू में बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आइए, टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? सर टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऐसी इनकम, गवर्नमेंट की ऐसी रेवेन्यू जो गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटी से कमाती है। अगर सरकार हमारी टैक्स या ड्यूटी से कोई पैसे को अर्न कर रही है तो वो बेटा टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। राइट, अब बात आसा सर टैक्स रेवेन्यू तो ठीक है, बट बच्चों टैक्स का मीनिंग, हाँ भाई किसी से पूछ लिया टैक्स क्या होता है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। टैक्स भाई एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है, टैक्स एक ऐसी मैंडेटरी खर्चा है जो हर एक हाउस होल्ड फर्म को देना पड़ता है। किसको? सरकार को। और सरकार रिटर्न में कोई पर्सनल बेनिफिट हमें उसका प्रोवाइड नहीं करता। बेटा टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जिसे एक हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट को पे करता है, बट गवर्नमेंट रिटर्न में कोई एडिशनल बेनिफिट पर्सनली किसी को कुछ नहीं देता। दैट इज टैक्स। मतलब टैक्स हमारा कंपलसरी पेमेंट है जिसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलता, जिसका कोई हमें पर्सनल बेनिफिट रिसीव नहीं होता। दिस इज कॉल्ड टैक्स। क्वेश्चन आता है सर टैक्स का मीनिंग आपने बता दिया, बट टैक्स के क्या कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं? बिल्कुल है बेटा। टैक्स को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट अब तो जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है 3 मार्क्स में क्वेश्चंस में आते हैं। अब आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है डायरेक्ट टैक्स और क्या बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। सर डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है बच्चों? डायरेक्ट टैक्स आर दोज विच आर लीगली imposed on a person and paid by them। बहुत ही कम शब्दों में डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहते हैं जो कानूनी तौर पर किसी एक बंदे पर लगा है और वही बंदा उस टैक्स को पे कर रहा है। जैसे भाई आपने देखा होगा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। भाई साहब जिसकी प्रॉपर्टी होता है, जो पैसा कमाता है वही टैक्स भरता है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में उसका टैक्स नहीं भर सकता। ये क्या कहलाता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पर लगेगा वही देगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोज किया वही उसको पे करेगा। राइट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? legally imposed on one person, legally imposed on one person and paid by other person। भाई साहब इसका मतलब है लगता किसी एक पर है और इसका भुगतान कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है। लगता किसी एक पर है मगर इसकी पेमेंट कोई दूसरा अदर पार्टी भी इसका पे कर सकती है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा याद रखना डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब? सर प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव। भाई साहब मैं सलमान खान नहीं हूं, मैं शाहरुख खान नहीं हूं। क्यों? वो अपना स्टारडम है उनका, वो एक्टर्स हैं, मूवी बनाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। मैं एक सामान्य प्राणी हूं, एक नॉर्मल कॉमन मैन। भाई साहब सारी सी बात है, मेरी जो इनकम होगी मैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सरकार को टैक्स बोलूं। बट जो सलमान खान, शाहरुख खान सेलिब्रिटीज हैं उनके पास पैसा बहुत आता है। अगर उनके पास पैसा बहुत आ रहा है तो भाई वो टैक्स भी क्या देंगे? ज्यादा। सरकार ने कहा कि भाई अगर ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा लेंगे, कम कमाओगे तो कम लेंगे। इस नेचर को कहा जाता है प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब अगर भाई इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। बहुत बेसिक सी बात है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं होता सर, ये प्रोपोर्शनल होता है या इसकी फिक्स परसेंटेज होती है। मतलब यहां पर इनकम के बढ़ने से या इनकम के घटने से टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। टैक्स रेट रिमेनिंग क्या बेटा? कांस्टेंट। इस तरीके के टैक्स को प्रोपोर्शनल या फिक्स परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट,
बेटा डायरेक्ट टैक्स की एक खूबसूरती है कि हम चाहकर भी हम इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन जो होता है हम उसमें शिफ्टिंग नहीं ला सकते। मतलब अगर ये बर्डन मेरे ऊपर पर्सनली इंपोज्ड है ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, आई कांट से कि भाई मेरी जगह कोई दूसरा बंदा इस टैक्स को पे कर ले। मैं अपनी बर्डन की अपनी लायबिलिटीज को दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वहां पर बेटा बर्डन जो होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे बंदे पे। राइट? 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, सर एग्जांपल बता दीजिए। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बेटा मैंने अभी डिस्कस किया था, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, और आपका प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी आपका डायरेक्ट है। यहां पर बेटा जीएसटी हो गया, वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। तो ये सभी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर हमारे देश की गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है उस पैसे के कमाने के 2 सोर्स हुए। रेवेन्यू रिसीट्स के 2 पार्ट हो गए बेटा, डायरेक्ट और क्या बेटा? इनडायरेक्ट। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स में 2 पार्ट थे, टैक्स और नॉन टैक्स। आपने टैक्स बताया है तो नॉन टैक्स क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चों, नॉन टैक्स का मतलब क्या? देखो नाम से ही पता लग रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम टैक्स के अलावा है। आप लोग कहोगे क्या मतलब सर, टैक्स के अलावा का मतलब क्या होता है? सरकार की टैक्स के अलावा कौन सी इनकम है? सर हमारे देश की गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस या ड्यूटीज बहुत सारा पैसा कमाती है बच्चों। हमारे देश में गवर्नमेंट की इनकम टैक्स या ड्यूटीज के अलावा भी इनकम है। बहुत सारी इनकम है जो टैक्स या ड्यूटीज के अलावा अदर देन टैक्स या ड्यूटीज वो पैसा कमाते हैं। कौन कौन सी है सर? जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जैसे फी। अब आप कहोगे सर ये फी क्या होती है? आपने देखा होगा बेटा, कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, मेट्रो सर्विसेज को आप यूज कर रहे हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज को आप लेते हैं तो आपको रिटर्न में एक मिनिमम पैसा देना पड़ता है जो उसका एक फी के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। राइट? ये आपसे टैक्स नहीं लगा, याद रखना, फी कोई टैक्स नहीं है, ये आपने यूज करा है उसके रिटर्न में आप पैसा दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्विसेज का चार्ज, फी। दूसरा आपने सुना होगा फाइन। फाइन बहुत बच्चे भरते हैं, आपने स्कूल में सुना होगा, आप अपने स्कूल में लेट फी भरते, ये तो आपका एक पर्सनल हुआ। गवर्नमेंट को भी फाइन एंड पेनल्टी बहुत मिलती है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बड़े मस्ती में चला रहा था, बट मैंने सीट बेल्ट जो है दोस्तों वो नहीं लगाई। मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था, फोन पे बात करता हुआ जा रहा था, हाँ भाई क्या हाल है, बहुत मजा आ रहा है, चलो यार चल मिलते हैं देर से। और आगे से आए ट्रैफिक पुलिस वाले, बोले भाई साहब साइड लगाओ। मैंने बोला क्यों? बोला आपने लॉ का वायलेंस करा है, आपने कानून को तोड़ा है। मैंने कहा क्या कानून तोड़ दिया भाई? बोले भाई आपने ना तो सीट बेल्ट लगा रखी थी और ड्राइविंग करने के दौरान आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ यार ये बात सही है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आप एक काम करो 10,000 का चालान काटो। मैंने बोला ठीक है। तो भाई साहब क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्या रहा? इस पूरे प्रोसेस में मैंने जब लॉ ब्रेक करा, ये कोई टैक्स नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि जब मैं कानून को तोड़ूंगा तो मेरे को फाइनेंशियल पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू। वो फाइनेंशियल पनिशमेंट ही किसमें कंसीडर की जाती है? किसमें की जाती है? फाइन या पेनल्टी। नेक्स्ट बेटा, कई बार गवर्नमेंट कंपनीज को प्रॉफिट भी हो जाता है। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट मतलब? भाई सरकारी कंपनी जितनी भी है, ठीक है, जैसे मैं इंडियन रेलवे की बात कर लूं या फिर भाई दूसरी अदर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अगर उनको कोई बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, तो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। सर इसके अलावा कुछ और? बिल्कुल सर, अगर बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश को इंटरेस्ट दे रखा है, दूसरे देश को बेटा बोरोविंग दे रखी है, तो वहां से इंटरेस्ट की फॉर्म में भी तो बहुत पैसा आता है, तो इंटरेस्ट भी तो गवर्नमेंट की क्या है? अदर देन टैक्स एंड ड्यूटीज इनकम है। एक और इनकम बता देता हूं, आपने सुना भी होगा एस शीट। अब आप कहोगे सर ये कुछ नया आया, एस शीट मतलब? अरे भाई बहुत सिंपल है यार, एस शीट नहीं पता तो कुछ नहीं पता, और 1 मार्क में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। एस शीट का मतलब होता है दोस्तों, एस शीट मतलब जब किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिस नहीं बचता, जब किसी प्रॉपर्टी का कोई क्लेम करने वाला पर्सन नहीं बचता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये हमारी है, तो उस समय गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और वहां से वो रेगुलर इनकम के सोर्स को बिल्डअप कर लेती है। वही प्रोसेस गवर्नमेंट का एस शीट कहलाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आज की डेट में मैं बोलूं कि भाई भाई विपिन, अकाउंट वाले सर, विपिन सर मैंने क्या करा, आपको ताजमहल बेच दिया, लो जी खरीद लो। विपिन हंसेगा, बोलेगा क्या यार मजाक कर रहा है, ताजमहल तेरा था जो तूने बेच दिया?
मैंने कहा नहीं यार मेरा तो नहीं था। बोला फिर कैसे बेच दिया? मैंने बोला हाँ यार हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वो कैसे बनी? क्योंकि किसका ताजमहल है, किसके नाम है, क्या नहीं है, कुछ उसका सोर्स डिफाइन नहीं है। उसका जब तक कोई क्लेम करने वाला पर्सन जिंदा नहीं होता तो सरकार उसे अपनी इनकम का सोर्स में कन्वर्ट कर लेती है। ऐसी सारी इनकम जिसका कोई लीगल वारिस या लीगल विल किसी के नाम की डिफाइन करके नहीं गया, गवर्नमेंट की इनकम को एस्टेट कहा जाता है। आप कहोगे सर ये तो अच्छा बता दिया भाई, एस्टेट का मतलब तो आपने बढ़िया बता दिया, एस्टेट का मतलब क्या होता है? अगला कुछ सर, अगला होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, आप कहोगे सर ये क्या नया जुगाड़ है भाई? स्पेशल असेसमेंट मतलब, सर स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है भाई साहब कई एरिया को गवर्नमेंट डेवलप करती है। जब किसी एरिया को गवर्नमेंट डेवलप करने के बाद में आपसे रेगुलर चार्जेस लेती है डेवलपमेंट की फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट। मान लो मैं हिंदुस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया में 2 BHK घर ले लेता हूं। बैकवर्ड एरिया में मैंने एक छोटी सी जमीन खरीदी, वहां पर घर बना दिया, उसकी रजिस्ट्री जब कराने जाऊंगा तो वहां पर मेरा रजिस्ट्री का बहुत कम चार्ज लगेगा। और अगर मैं कहीं किसी हिंदुस्तान के किसी बड़े एरिया में किसी बढ़िया सोसाइटी में अगर अपना फ्लैट लेता हूं तो वहां रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पूरे एरिया को डेवलप करने में खर्च करा है, तो आपसे रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। तो यानी कि बच्चों स्पेशल असेसमेंट को आप एक तरीके से डेवलपमेंट चार्ज समझ लो। गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाया, बल्कि सर्विस देने के बदले में, आपके एरिया को प्रमोट करने के बदले में आपसे पैसा लिया है। ठीक है भाई, सभी बच्चों, बालक पार्टी सबको क्लियर हो गया? भाई चिल्लर पार्टी सभी बच्चे ध्यान देना। अभी अगर आप लोग ध्यान दो बच्चों, आपको क्लियर हो चुका होगा कि गवर्नमेंट की इनकम के मेजर कितने सोर्स हैं? 2। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीट्स और कौन सा बेटा? कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स तो सर पूरा हो गया, बट एक पॉइंट रह गया, कैपिटल रिसीट्स। तो आइए फटाफट से हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। देखिए कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है, वैसे तो आपको मालूम है, कैपिटल रिसीट्स वो होती है विच आइदर क्रिएट एनी, क्या भाई, लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों अगर ये इनकम सरकार की वो इनकम है जिससे सरकार की या तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है या क्या होता है, एसेट्स कम होता है, राइट। जैसे मैं इसकी कुछ कंपोनेंट बताऊं कि सर इसके मेन कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहला कंपोनेंट सर आप बोरोविंग्स बोल सकते हो। अगर हमारी गवर्नमेंट ने बोरोविंग ले ली है तो पैसा तो आ गया, बट भाई साहब उसकी फ्यूचर लाइबिलिटी बढ़ गई। यार मेरे पास देश के पास पैसा नहीं था, हमने विदेशों से मांग लिया, तो सर पैसा तो आ गया, अच्छा लगा, मगर भविष्य में देना भी है तो बुरा लगेगा, लाइबिलिटी बढ़ गई। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट्स को बेचना। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और उसको लगता है कि भाई साहब पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट अपनी फंड्स के लिए अरेंजमेंट कर सकती है एसेट्स को बेचना। भाई जैसे आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी कार बेच दूंगा, मैं अपना घर बेच दूंगा, मैं अपने जो मेरे पास जो भी चीजें वो सेल आउट कर लूंगा, मनी आ जाएगी। ऐसे ही सरकार के पास जब पैसा नहीं होता तो सरकार भी अपने रिसोर्सेज को सोल्ड करके एसेट्स को बेच के पैसा कमाती है, बट उससे एक नुकसान है दोस्तों कि फ्यूचर के लिए जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होना है, प्लस एसेट्स की लेवल भी कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, कैपिटल रिसीट्स का एक और पॉइंट होता है स्मॉल सेविंग। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल सेविंग क्या है? भाई हमारे देश की गवर्नमेंट लोगों के पैसे को बचाने के लिए, उनकी सेविंग्स को इंकरेज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालती है। उस स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारी स्कीम में पैसा लगाओ लगाओ और लगाओ, और भाई साहब एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको हम विद कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पैसा रिटर्न करेंगे। वो सब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करा रही है। गवर्नमेंट आपसे 10 साल 15 साल 20 साल पैसा तो ले रही है, बट एंड ऑफ द टाइम जो आपसे कमिट करा गया होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है उस टाइम फ्रेम के बाद आपको वो पैसा भी वापस करे। इसका मतलब दोस्तों वो क्या है, वो क्या है, वो है स्मॉल सेविंग। जैसे आपने सुना होगा किसान विकास पत्र, जैसे आपने सुना होगा किसी भी स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में पैसा जमा करना, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, स्मॉल सेविंग्स है और गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट बनता है। रीपेमेंट ऑफ लोन तो खैर एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रिकवरी हो गई है, रिकवरी ऑफ लोन आ गया तो बेटा वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स का। अगर आपने रिकवरी ऑफ लोन कर लिया तो पैसा आ जाएगा भाई, तो आपका कैपिटल रिसीट्स, राइट। तो मतलब अगर आप इन शॉर्ट मेरी बात को सुनो तो दोस्तों मैंने तुम्हें अपनी बात में कुछ चीजों को बताया
ध्यान से मेरी बात समझना भाई, मैंने अभी आपके साथ शेयर करा कि गवर्नमेंट की इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की इनकम के मेजर जो सोर्स हैं वो कितने हैं बेटा? 2 होते हैं। फटाफट से हम एक बार पूरे फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट हमें बहुत हेल्प करने वाला है गवर्नमेंट के बजट रिसिट्स को समझाने के लिए। आइए देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया बजट रिसिट्स, और ये जो बजट रिसिट्स होती है उसकी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट से मिलकर है। एक आपकी है रिवेन्यू रिसिट्स और एक है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट? रिवेन्यू रिसिट्स और क्या? कैपिटल रिसिट्स। सर रिवेन्यू रिसिट्स के 2 पार्ट आपने स्प्लिट कर दिए थे, एक होता है टैक्स रिवेन्यू और एक होता है बेटा नॉन टैक्स रिवेन्यू। सर टैक्स रिवेन्यू के भी आपने 2 पार्ट स्प्लिट करे थे? बिल्कुल करे थे सर। कौन कौन से होते हैं सर जो कैपिटल रिसिट्स के 2 पार्ट हैं? एक मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स और एक आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स। देन मैंने आपके साथ शेयर करा था सर नॉन टैक्स, मतलब गवर्नमेंट की टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे सर आपने फाइन बताया था, आपने फी बताई थी, इंटरेस्ट बताया था, एसचीट मैंने बोला था, प्रॉफिट बताया था, स्पेशल असेसमेंट बताई थी। तो ये सभी हमारी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू है जो टैक्स के थ्रू मिलती है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू। सर ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर रेवेन्यू रिसिट्स क्या है। कैपिटल रिसिट्स मैंने आपको वैसे ही बताया कि भाई जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता ना ही एसेट्स, और इसके मेजर कंपोनेंट 3-4 हैं बेटा जो आपके साथ शेयर करा। जैसे बच्चों आपको बोरोविंग्स बोला, देन मैंने आपके साथ शेयर करा था कौन सा? स्मॉल सेविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक अभी करा था बेटा रिकवरी ऑफ लोन। डन। तो आपको मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट की इनकम के क्या सोर्स हैं। तो इस पूरे क्लास में हम लोगों ने सीखा कि गवर्नमेंट की इनकम के मेन सोर्स क्या होते